हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1 भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक ना। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो पहला दिया यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में पहला कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक ना। कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। ध्यान रखिएगा, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ये एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा बनाना इसको बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना, लगभग नामुमकिन है, समझिए। अगला, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो कि फिर से पूर्ति हो सकता है, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश रोज मिलता है तो उससे प्राप्त सौर ऊर्जा भी रोज मिलता है, यानी पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन ख। अगला है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। किसी भी देश के तट रेखा से कितना किलोमीटर डिस्टेंस तक जो है क्या कहलाता है, आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। वो है 200 किलोमीटर। कितना है? 200 किलोमीटर, ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। डाकू को जो है संसाधन संग्रहण से कोई मतलब नहीं है, ये संसाधन का विदोहन करते हैं, ऑप्शन ख। अगला है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा में निहित है, ठीक ना। यानी कि देश के राजनीतिक सीमा से कितना किलोमीटर दूर तक समुद्री क्षेत्र में क्या होता है, तो राष्ट्रीय संपत्ति होता है। तो वो है 19.2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 19.2 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का परिभाषा, ठीक ना। तो देखते हैं इसको। तो क्या, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, संसाधन कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा चीज़ जो मानव की आवश्यकता का पूर्ति करता हो, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, जीव जंतु, खनिज पदार्थ, ये सभी क्या है, तो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। टेबल, बेंच, पंखा, टीवी, ठीक ना, बिजली, जिस सब चीज़ से हमारी आवश्यकता का पूर्ति होता है वो सभी चीज़ संसाधन कहलाता है। मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में संसाधनों का अमूल्य योगदान है। संसाधन का हमारे जीवन में इतना योगदान है जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, संभावी और संचित कोष संसाधन के बीच अंतर स्पष्ट करें। कि संभावी संसाधन और संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है। तो आंसर हो गया इसका, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में किसी कारण विशेष से नहीं किया जाता है, परंतु भविष्य में इनके उपयोग की पूरी संभावनाएं होती है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी कोई ऐसा संसाधन, ठीक ना, जो अभी हमारे पास है लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाए हुए हैं कि भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है, ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान एवं गुजरात की पवन और सौर ऊर्जा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला है फिर संचित कोष संसाधन के बारे में, ऐसे संसाधन जिसके उपयोग की जानकारी होती है परंतु अभी तक इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा संसाधन जिसका क्या उपयोग है ये हमको पता है, इस संसाधन का उपयोग हम लोग इस चीज़ में कर सकते हैं, ठीक ना। इसका उपयोग हमको पता है लेकिन फिर भी उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। भविष्य की पूंजी वाले ऐसे संसाधन को संचित संसाधन कहा जाता है। जैसे भारत में थोरियम द्वारा बिजली पैदा करना, हम लोग जानते हैं कि थोरियम के माध्यम से भी बिजली प्राप्त हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है उस पर प्रयास नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। संसाधन को संरक्षित करना यानी बचाना अति आवश्यक है, क्यों, उसके बारे में कुछ कहना है। तो विश्व स्तर पर संसाधनों का वितरण काफ़ी विषम है। किसी प्रदेश में संसाधन विशेष की अधिकता है तो किसी प्रदेश में इसकी कमी होती है, जबकि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ संसाधन बहुत कम है। किसी देश में ये संसाधन ज़्यादा तो वो कम, किसी में वो संसाधन ज़्यादा तो ये कम। और कोई भी देश जो तरक्की तब कर सकता है जबकि उस देश में संसाधन अधिक से अधिक होगा। तो विकास के नाम पर मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अनियोजित उपयोग किया है, मतलब गलत तरीके से उसका उपयोग किया है, जिसके कारण कई पर्यावरणीय समस्याएं उभरने लगी है। बहुत सा समस्या हमको देखने को मिला है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक ना, अनेकों प्रकार की। साथ ही कई संसाधन समाप्ति के कगार तक पहुंच चुके हैं, मतलब खत्म होने वाले, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब। इसलिए भविष्य में विकास के लिए और विशेषकर सतत विकास के लिए संसाधन संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में हम लोग इसको बचा के रख सकें कि आने वाली पीढ़ी भी संसाधन से रूबरू हो सके। इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तो प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थों को उपयोग में लाना कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे प्रकृति ने हमें जो सा पदार्थ दिया उसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले किसी पदार्थ का उपयोग जानना होता है कि आखिर इस पदार्थ का उपयोग करेंगे तो क्यों करेंगे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर उस पदार्थ की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, जानकारी होगी, अब आवश्यकता महसूस होनी चाहिए किस काम में इस पदार्थ की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आवश्यकता में वृद्धि के अलावा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होना भी ज़रूरी है। आवश्यकता बढ़ती गई तो हमारा तकनीक भी बढ़ना चाहिए ताकि उस पर हम टेक्नोलॉजी लागू कर सकें। उचित संभावनाओं और सुविधाओं के बावजूद संसाधन निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे पृथ्वी के गर्भ में छिपे खनिज संसाधन का रूप तभी ले पाया जब उसके उपयोग की तकनीक विकसित कर दी गई। पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर जो खनिज लवण है वो संसाधन तब बना, पहले हम लोग उसके बारे में जानें, फिर कहाँ कहाँ उसकी आवश्यकता है उसके बारे में जानें, उसके बाद जो तकनीक लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के उस खनिज को पृथ्वी के अंदर से बाहर निकाले। जब बाहर निकाले, जब हमारे उपयोग में आने लगा तो वो संसाधन कहलाया, पहले वो बेकार चीज़ था। गिरते हुए जल से विद्युत करने का तकनीक विकसित होने के बाद ही जल संसाधन के महत्व में वृद्धि आई, अन्यथा यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता। पहले पानी बहकर बर्बाद हो रहा था, फिर आदमी ने उसके उपयोग को जाना कि बहते हुए पानी से हम लोग कुछ कर सकते हैं। कुछ क्या, तो उससे बिजली बनाया। बिजली बनाया था वो संसाधन कहला गया, क्यों हमारे उपयोग में आने लगा। संसाधन का परिभाषा ही होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे उपयोग में आए। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा 5 नंबर दे के जाएगा, 5 मार्क्स का पूछेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। संसाधन के विकास में सतत विकास की क्या अवधारणा है, इसके बारे में बताना है। उपभोगवादी संस्कृति तथा आर्थिक विकास के दौर में मानव द्वारा संसाधनों का अति दोहन किया गया, मतलब गलत तरीके से उपयोग किया गया, क्योंकि वर्तमान समय में विकास का मापदंड आर्थिक विकास से है। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण 1960 ईस्वी में कई यूरोपीय देशों और अमेरिका में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे थे। यूरोप महादेश में, अमेरिका महादेश में इसके दुष्परिणाम देखने को मिले थे। कब, तो 1960 में। इसी बीच 1968 ईस्वी में द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक एहरलिन की प्रकाशित की गई, ठीक ना। फिर 1972 ईस्वी में द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक के प्रकाशन से पर्यावरणविदों का ध्यान आकर्षित हुआ, ठीक ना। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण विकास आयोग का गठन कर गरो हरलेस बुटलैंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक ना। विश्व पर्यावरण विकास का जब गठन किया गया तो इसका जो अध्यक्ष किसको बनाया गया, बुटलैंड को बनाया गया। इन्होंने सारी समस्याओं का अध्ययन कर 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट पेश की, ठीक ना। पूरे सच्चाई के बारे में जाना, सब कुछ गहन अध्ययन किया और अंततः 1987 में क्या किया, तो आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट पेश की, जिसमें सतत पोषणीय विकास पर जोर दिया गया था।
सतत विकास विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान में विकास करने का बल दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि संसाधन को इस तरह से सही तरीके से उपयोग करें कि हमारा क्षति भी ना हो, बर्बादी भी ना हो, वर्तमान समय में भी हम यूज कर लें जैसे भी कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य के लिए भी ये बचा रहे। यही कारण है कि विश्व स्तर पर आज सतत विकास की अवधारणा पर जोर दिया जाने लगा। भारत और बिहार के संदर्भ में सतत विकास के लिए कई सुझाव दिए जाने लगे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, सभी का वर्णन करना है। तो ऊपर देखिए, ये सब जो भी लिखा है आपको उतना ये सब नहीं लिखना है, ठीक ना, ये फालतू का है। यहाँ से लिखेंगे सीधा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। इसका डेफिनेशन लिखना है। जो संसाधन किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ऐसा संसाधन जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल, किसी का अपना घर। ऐसे संसाधनों के बदले व्यक्ति सरकार को टैक्स चुकाता है, कर देता है। जैसे स्कूल भी है तो उसका भी टैक्स चुकाते हैं। किसी का अपना मकान है, बाग बगीचा, तालाब है, सबका वो सरकार को टैक्स चुकाता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, जब कोई संसाधन व्यक्ति विशेष का ना होकर पूरे समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है तब उसे सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ऐसा संसाधन जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है बल्कि पूरे समाज में, पूरे समूह में, पूरे ग्रुप के हाथों में होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग समूह या समुदाय के लिए सुलभ होता है, मतलब आसान होता है। जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद। मंदिर किसी प्राइवेट आदमी का नहीं होता है, इसमें सभी लोग जाते हैं, ठीक ना। विद्यालय, पार्क, खेल का मैदान इत्यादि। अगला क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तो वैधानिक तौर पर किसी देश में उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, ठीक ना। किसी देश में कितना संसाधन उपलब्ध है उन सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ तक लिखने कहा जाता है। उसके बाद ये बीच का लाइन ये सब नहीं लिखना, फिर यहाँ से लिखेंगे। तटीय भाग से समुद्र में 19.2 किलोमीटर दूर तक का भाग राष्ट्रीय संसाधन का अंग है। किसी भी देश के तटीय रेखा से 19.2 किलोमीटर तक जितना भी संसाधन होता है वो राष्ट्र के अंदर आता है। तो उसके बाद ये लिख देंगे, ठीक। चौथा जो इसका टाइप है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कहता है सागर तट से 19.2 किलोमीटर के आगे एवं 200 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र संबंधित देश का आर्थिक अपमर्जक क्षेत्र होता है। यानी 19.2 किलोमीटर से आगे और 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से पीछे, यानी 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच जितना भी संसाधन आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। नहीं, उस बीच नहीं, उससे आगे, ठीक ना। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के आगे जितना भी संसाधन आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। इसी के साथ जो ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।